तो जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास ASP.NET की लेक्चर सीरीज चल रही है और उसके अंदर आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं CRUD ऑपरेशंस इन ASP.NET MVC यूजिंग ADO.NET और ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। ठीक है, देखो जब हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी तो हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि हमने ADO.NET को यूज करना है ASP.NET MVC के साथ। ठीक है, लेकिन ADO.NET के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो उन क्लासेस को वन बाय वन समझाने के लिए मैंने कंसोल एप्लीकेशन का यूज किया, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन आसान होती है बनिस्बत दूसरी एप्लीकेशंस के, जैसे वेब एप्लीकेशंस हो गई, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैंने ADO.NET की हर क्लास को समझाने के लिए मैंने कंसोल एप्लीकेशन का यूज किया। ठीक है, तो अब हमने स्पेसिफिक ADO.NET के अंदर जितनी भी क्लासेस आती हैं उनको हमने वन बाय वन समझ लिया। तो अब हम आते हैं उसी ADO.NET को अब हम यूज करते हैं CRUD ऑपरेशंस के लिए अपनी ASP.NET MVC एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो देखो जिस तरह से आपको पता है CRUD ऑपरेशंस मतलब इसके अंदर इंसर्ट का काम होगा। ठीक है, क्रिएट का मतलब क्या होता है इंसर्ट, रीड का मतलब हमें डेटा फेच करना है डेटाबेस से, और फिर यू का मतलब अपडेट और डी का मतलब क्या होता है डिलीट। ठीक है, तो ये जो पूरी एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हम सिंगल वीडियो के अंदर कवर नहीं करेंगे, मतलब हम इसके पार्ट्स यहाँ पे बनाएंगे। तो इस पार्ट के अंदर, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फेचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, मतलब CRUD के अंदर जो आर का सिंबल होता है, ठीक है, मतलब रीड वाला जो काम होता है वो हम इसके अंदर आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में ADO.NET क्लासेस को यूज करके हम अपने डेटाबेस के टेबल से डेटा फेच करवाएंगे और अपनी ASP.NET MVC के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, उन स्टेप्स को हम फॉलो करते जाएंगे और ये एप्लीकेशन हम डेवलप करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 1, क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल इन SQL सर्वर डेटाबेस। ठीक है, आपको पता है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक ADO-DB करके एक डेटाबेस हमने बनाया था, उसके अंदर हमने कुछ टेबल्स भी ऐड किए थे, उसी को हम यूज करते हैं अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले अपना वो डेटाबेस और टेबल दिखा देता हूँ। हम चलते हैं अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको अपना डेटाबेस दिखा लेता हूँ। ठीक है, देखो मेरा डेटाबेस का नाम है ADO-DB और इसके अंदर हमने बहुत सारे टेबल्स बनाए थे। ठीक है, जिस टेबल के साथ मैं अपनी CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा उस टेबल का नाम है ये एम्प्लॉय TBL। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसका डेटा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो इसके अंदर तकरीबन 6 कॉलम्स हैं और तकरीबन यहाँ पे आपको 8 रोज नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो इसी टेबल के अंदर मैं CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। ठीक है, मतलब देखो मेरा डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस का नाम है ADO-DB और मैं इसका अंदर टेबल कौन सा यूज करूंगा, एम्प्लॉय TBL। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता जाऊं भाई, देखो CRUD ऑपरेशंस के अंदर मतलब CRUD एप्लीकेशन के अंदर मुझे इंसर्ट भी करना है, रीड अपडेट डिलीट वाले काम करने हैं, तो ये सारे काम मैं स्टोर्ड प्रोसीजर की मदद से करूंगा। मतलब मैं जब इंसर्ट करूंगा डेटा उसके लिए भी स्टोर्ड प्रोसीजर बनाऊंगा, रीड अपडेट डिलीट इन सब के लिए मैं अलग अलग स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाऊंगा और उनके थ्रू मैं सारे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो अगर किसी को स्टोर्ड प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई भी उसमें कंफ्यूजन है तो हमारे इसी चैनल के अंदर SQL सर्वर की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर की एक वीडियो मौजूद है और आप वहां पे जाके उस प्लेलिस्ट के अंदर से वो वीडियो देखो और स्टोर्ड प्रोसीजर को आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास हो गया डेटाबेस और हमने टेबल यहाँ पे बना लिया है। अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर इन डेटाबेस व्हिच गेट्स द डेटा फ्रॉम द टेबल। ठीक है, इसका मतलब हमें एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है अपने इसी ADO-DB के डेटाबेस के अंदर और वो स्टोर्ड प्रोसीजर क्या काम करेगा, वो हमारे एम्प्लॉय TBL का सारा डेटा गेट करेगा। ठीक है, तो ये स्टोर्ड प्रोसीजर सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू क्यूरी लेता हूँ और यहाँ से देखो ADO-DB डेटाबेस आपने टॉप से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं स्टोर्ड प्रोसीजर बना लेता हूँ। प्रोसीजर बनाने की क्यूरी क्या होती है, क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ SP गेट एम्प्लॉइज। ठीक है, SP गेट एम्प्लॉइज मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, मतलब मैंने शुरू में यहाँ पे SP लगाया है। SP का मतलब क्या होता है, स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एज लिखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद बिगिन का कीवर्ड और फिर एंड का कीवर्ड और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। ठीक है, हमारे टेबल का क्या नाम है, हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय TBL। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा हमारे पास क्या है स्टोर प्रोसीजर बना लिया है, जिसका काम क्या है, ये सारा डेटा हमारे एम्प्लॉय टेबल में से फेच करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको क्लिक करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस स्टोर प्रोसीजर को अब एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, क्योंकि ये बन चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट का कीवर्ड यूज करते हैं, स्टोर प्रोसीजर का क्या नाम है, एसपी गेट एम्प्लॉइज। इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो वही सारा डेटा हमारे टेबल का फेच हो रहा है। तो इसी स्टोर प्रोसीजर को अभी मैं यूज करूंगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे हो चुका है। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ऐड अ कनेक्शन स्ट्रिंग इन वेब कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, मतलब अब हमने क्या करना है, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है जो कि हम अपनी ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर कहाँ ऐड करेंगे, वेब कॉन्फ़िग फाइल में ऐड करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे एक MVC का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा अपने विजुअल स्टूडियो में। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो में, और देखो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो का एंटरप्राइज वर्जन है, और ये वर्जन कौन सा है, 2015। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ। देखो लेफ्ट साइड से विजुअल C# सेलेक्ट करना है, यहाँ से वेब सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो आपने ASP.NET वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। और इस एप्लीकेशन का मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ CRUD ऐप यूजिंग ADO। ठीक है, ये मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे आके ओके करते हैं। ठीक है, देखो अब इसी स्क्रीन में आपने क्या सिलेक्ट करना है, आपने एम्प्टी एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है, और नीचे आके आपने MVC के ऊपर चेक लगाना है, ताकि जितने भी मॉडल व्यू कंट्रोलर्स के फोल्डर होते हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे अपने वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग के बारे में आपको पता होगा, जो हमारी एप्लीकेशन को हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाती है, ऐसी स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो मैं वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आता हूँ, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, और सबसे लास्ट में मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जहां पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन का टैग क्लोज हो रहा है। ठीक है, इससे पहले कॉन्फ़िगरेशन के टैग से पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का एक ओपन करूंगा, यहाँ पे टैग ओपन करूंगा, और यहाँ पे आके मैं ऐड का एक सिंगल टैग यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे पहले एक नेम का एट्रीब्यूट है, मैं अपने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम रखता हूँ DBCS, मतलब डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट आता है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है प्रोवाइडर नेम। ठीक है, अब प्रोवाइडर में कौन सा यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे SQL मतलब SQL क्लाइंट यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसका जो नेम स्पेस होता है system.data.sql क्लाइंट, ये लाजमी यहाँ पे पास करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग वाला एट्रीब्यूट था, इसको मैंने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा है। अब देखो इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, सबसे पहले मुझे अपना डेटाबेस यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं जाता हूँ अपने व्यू में, और यहाँ पे जाके हमें सर्वर एक्सप्लोरर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देखो, और यहाँ पे देखो अब आपको डेटा कनेक्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड कनेक्शन के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे देखो ये विंडो ओपन हो गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का जो सर्वर नेम होता है वो आपने यहाँ पे पास करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे आपको ये कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और देखो यहाँ से ये है मेरा सर्वर नेम, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूंगा अपने सर्वर नेम में। और देखो अपने सर्वर पे लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अपने सर्वर पे मतलब SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जब आप लॉगिन करते हो, अगर आपने यूजर नेम या पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या सेट करोगे, SQL सर्वर, और जो भी आपका यूजर नेम है पासवर्ड है वो आप यहाँ पे दे दोगे। लेकिन मैं यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में लॉगिन नहीं करता। ठीक है, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और नीचे देखो यहाँ पे सिलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम। ठीक है, मैं डेटाबेस कौन सा यूज कर रहा हूँ मैंने अभी आपको दिखाया, देखो सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा ADODB, क्योंकि मैं अपनी एप्लीकेशन को इसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, और अब मैं नीचे आके ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटा कनेक्शन के अंदर ये हमारा कनेक्शन आ गया। ठीक है, कौन से डेटाबेस के साथ करवाया था, ADODB, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बॉटम राइट साइड पे आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये इसके अंदर पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग नजर आ रही है। आप इसके अंदर यहाँ पे अपना कर्सर रखो, और कंट्रोल A प्रेस करो, और फिर कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट था इसके अंदर आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है।
और ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्कुल इस वक्त रेडी हो चुकी है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 हो गया, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर ली अपने एप्लीकेशन की वेब कॉन्फ़िग फाइल में। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो अब यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्रिएट एन एम्प्लॉय मॉडल क्लास विच रिप्रेजेंट्स अ टेबल इन अ डेटाबेस। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक मॉडल क्लास बनानी है, ठीक है, जिसका मैं नाम क्या रखूंगा, एम्प्लॉय रखूंगा। और ये जो एम्प्लॉय मॉडल क्लास होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये जो ADO-DB के अंदर हमने एम्प्लॉय TBL का जो टेबल बनाया है, ये मॉडल क्लास उस एम्प्लॉय TBL को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब उसके साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मॉडल क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, वेब कॉन्फ़िग फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और देखो मॉडल्स का फोल्डर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये अभी बिल्कुल एम्प्टी है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, हम ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे आके मैं न्यू आइटम सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ टॉप पे आपने सर्च करना है क्लास। ठीक है, क्लास आप जैसे ही सर्च करोगे, यहाँ देखो लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है विजुअल C# क्लास। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, मुझे अपनी क्लास का नाम रखना है यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय करके मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ, ऐड करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारी एम्प्लॉय क्लास आ चुकी है और इसके अंदर मुझे कुछ मॉडल प्रॉपर्टीज यहाँ पे देनी है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे वही देनी है जो मेरे टेबल के अंदर कॉलम्स हैं। ठीक है, मेरे टेबल के अंदर कॉलम्स कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास 6 कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। एक आईडी है, ठीक है, आईडी है, फिर नेम है, जेंडर है, एज है, सैलरी है और सिटी है। अब इन्हीं कॉलम से रिलेटेड मुझे प्रॉपर्टीज बनानी है, कहाँ पे, अपनी इस मॉडल क्लास में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, शॉर्टकट आप लिखो PROP, टैप टैप करो। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहली जो आईडी है, ठीक है, मतलब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आईडी है। ठीक है, फिर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। आईडी के बाद हमारे पास नेम है और नेम हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता हूँ मैं, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नेम के बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है जेंडर। ठीक है, जेंडर है। जेंडर के बाद हमारे पास जो चौथा कॉलम था टेबल में, ठीक है, उसका नाम था एज। ठीक है, एज हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर यहाँ पे इसको कर देते हैं। और फिर पांचवा हमारे पास यहाँ पे सैलरी है। ठीक है, सैलरी भी हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसको यहाँ पे हम इंट कर देते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे है सिटी। ठीक है, सिटी का एक कॉलम था, उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 6 कॉलम्स हैं तो 6 मॉडल प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने बना ली है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने मॉडल क्लास बना ली है और इसके अंदर जितनी भी मॉडल प्रॉपर्टीज थी, जितने भी हमारे पास टेबल में कॉलम्स थे, उसके लिए मैंने यहाँ पे मॉडल प्रॉपर्टीज बना ली है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखो, अब है स्टेप नंबर 5। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएट अ मॉडल क्लास। इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे एक दूसरी मॉडल क्लास बनानी है। एक मॉडल क्लास तो मैं बना चुका हूँ जिसका क्या नाम था, एम्प्लॉय। ठीक है, अब दूसरी मॉडल क्लास बनानी है। अब देखो ये दूसरी मॉडल क्लास क्यों बनानी है, इसके अंदर जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको जरा गौर से देखना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएट अ मॉडल क्लास विच हैंडल्स द डेटाबेस क्वेरी, गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल एंड स्टोर्स इन एम्प्लॉय मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मुझे एक और मॉडल क्लास बनानी है जो कि क्या करेगी, जो हमारी डेटाबेस क्यूरी, जो भी हम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे अपने टेबल से डेटा फेच करवाने के लिए, डेटा गेट करवाने के लिए, वो क्यूरी मैं कहाँ पे लिखूंगा, अपने इस मॉडल क्लास के अंदर लिखूंगा। एंड स्टोर्स इन एम्प्लॉय मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब जब मैं डेटाबेस की क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा और जब मुझे डेटा रिटर्न हो जाएगा तो वो डेटा मैं अपने एम्प्लॉय मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर करूंगा। एम्प्लॉय मॉडल क्लास कौन सी, जो मैंने पहली अपनी एम्प्लॉय मॉडल क्लास बनाई थी, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वो डेटा स्टोर करूंगा जो डेटाबेस क्यूरी से हम गेट करेंगे, मतलब अपने टेबल से गेट करेंगे। और ये सारा काम मैं कहां पे करूंगा, एक दूसरी मॉडल क्लास के अंदर करूंगा। तो ये दूसरी मॉडल क्लास मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पे देखो मैं एक और यहाँ पे क्लास ऐड करता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और अब देखो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे क्लास नजर आ रहा होगा। मैं क्लास के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वही विंडो ओपन करके दे देगा। और अब मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय DB कंटेक्स्ट। ठीक है, मैं इसका नाम क्या रख रहा हूँ, एम्प्लॉय DB कंटेक्स्ट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके मैंने ये काम कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास मैंने एक दूसरी मॉडल क्लास बना ली है। ठीक है, जिसके अंदर हम डेटाबेस क्यूरी वगैरह का सारा काम करेंगे। ठीक है, तो काम करने से पहले मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, add required namespaces like system.data.sql client, system.configuration and system.data। मतलब देखो ये जो मैंने मॉडल क्लास बनाई है, मैंने क्या बताया, मैं इसी के अंदर अपनी डेटाबेस की जो क्यूरीज वगैरह है वो एग्जीक्यूट करूंगा। तो जाहिर बात है
मतलब मैं इसी क्लास के अंदर अपने ADO.NET का ज्यादातर काम करूंगा। मतलब ADO.NET की जितनी भी क्लासेस वगैरह हैं जो हमारे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, वो काम मैं अपनी इसी मॉडल क्लास के अंदर करूंगा। इसलिए यहाँ पे जो 3 नेम स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये मैं ऐड करूंगा इसी मॉडल क्लास के टॉप पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, टॉप पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले कहता हूँ सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कहूंगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ठीक है, और एक और नेम स्पेस है यहाँ पे, और दूसरा नेम स्पेस है यहाँ पे सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये ऐड करना है। तो ये 3 नेम स्पेसेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्रिएट अ कंट्रोलर। अब आपको क्या बनाना है, एक कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो देखो कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखो अभी कोई भी कंट्रोलर ऐड नहीं है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे देखो कंट्रोलर आपको नजर आ रहा होगा, मैं कंट्रोलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, नीचे आके ऐड करो और देखो मैं इस कंट्रोलर का नाम रखता हूँ होम कंट्रोलर। आप चाहो तो इसका नाम एम्प्लॉय कंट्रोलर भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे होम कंट्रोलर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे MVC एप्लीकेशन का डिफॉल्ट रूट क्या होता है कि वो सबसे पहले होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फंक्शन को चेक करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होम कंट्रोलर इसीलिए बना रहा हूँ, वरना आप चाहो तो एम्प्लॉय कंट्रोलर भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप होम कंट्रोलर नहीं बना रहे, तब आपको अपनी रूट फाइल में जाके वहां पे बताना पड़ेगा कि आप होम कंट्रोलर नहीं बल्कि एम्प्लॉय कंट्रोलर का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा ये कंट्रोलर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या काम करना है। अब मैं चलता हूँ अपनी वापस DB कंटेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करनी है, जो कि मैंने अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल में बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम रखता हूँ CS, और मैं यहाँ पे एक क्लास यूज करूंगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास। ठीक है, देखो यहाँ पे आता हूँ और ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास कहाँ पे मौजूद है, इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है जो मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे ऐड किया है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और इसके साथ यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी यूज करोगे जिसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और मैंने अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा था, DBCS। तो यहाँ पे मैं DBCS दूंगा और फिर उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी यूज करके मैं अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल से अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करूंगा और इस CS के वेरिएबल में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या काम करना है, अब देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अपनी क्लास के अंदर एक यहाँ पे मेथड बनाऊंगा। ठीक है, इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, रिटर्न टाइप मैं रखूंगा अपनी लिस्ट, और ये लिस्ट में कौन सी डेटा टाइप की बनाऊंगा, एम्प्लॉय, जो भी मैंने एम्प्लॉय मॉडल क्लास बनाई है। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने इसको एज अ रिटर्न टाइप यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ गेट एम्प्लॉइज। ठीक है, गेट एम्प्लॉइज मैंने अपने इस फंक्शन का नाम रख दिया, और देखो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, इसी एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऑब्जेक्ट का एम्प्लॉइज लिस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू, इसका पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। मतलब देखो ये जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है, मतलब ये जो मैंने एक जेनेरिक लिस्ट बनाई है, किस टाइप की, एम्प्लॉइज मॉडल क्लास टाइप की। ये मैंने क्यों बनाई है, मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इस मेथड के अंदर मैं अपने डेटाबेस के अंदर जो मैंने टेबल बनाया है उसका डेटा मैं गेट करूंगा, और वो सारा डेटा मतलब सारी रोज गेट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉइज लिस्ट के अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, सही है, और यही जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसका क्या नाम है एम्प्लॉइज लिस्ट, इसी को मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा। जैसे ही मैं रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है, तो ये जो आपको एरर नजर आ रहा है वो एरर यहाँ पे चला जाएगा। मतलब देखो जब मैंने रिटर्न नहीं लगाया था, अगर मैं इसको कट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो गेट एम्प्लॉइज के नीचे आपको एरर नजर आएगा, और यहाँ पे यही कह रहा है कि आपने रिटर्न टाइप तो लिस्ट एम्प्लॉय यूज की है लेकिन अभी तक कुछ रिटर्न नहीं करवाया। तो यहाँ पे आके मैं इसको रिटर्न करवा लूंगा तो एरर चला जाएगा। अब इसके बीच के अंदर मुझे कोडिंग लिखनी है। कोडिंग क्या लिखनी है, देखो सबसे पहले मैं ADO.NET की क्लास यूज कर रहा हूँ SQL कनेक्शन, इसको मैं डीप में बिल्कुल कवर करवा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके SQL कनेक्शन का यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर पास कर दूंगा, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, अपने CS वाला वेरिएबल जो कि मैंने अपनी क्लास के अंदर बनाया है, जिसके अंदर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है। ठीक है, SQL कनेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि इसके अंदर ये जो हमारे पास डेटाबेस है मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग है
उस कनेक्शन को मेंटेन करने का काम किसका होता है? एसक्यूएल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मतलब चूंकि अभी मुझे क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे cmd इज इक्वल टू न्यू और यहाँ पे आके एसक्यूएल कमांड। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब मैंने आपको बताया था ये जो हम डेटा फेच कर रहे हैं इसके लिए मैंने सेलेक्ट की क्यूरी एक स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रखी हुई है, मतलब मैं स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू डेटा गेट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर का मैंने नाम क्या रखा था? देखो मैंने अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम रखा था ये, जिसका नाम है sp get employees। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो एसक्यूएल कमांड का कंस्ट्रक्टर है इसके पहले आर्ग्यूमेंट में मैं पास कर देता हूँ और दूसरे आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा? हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई ये sp get employees ये कोई क्यूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि ये स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो ये आप कैसे बताओगे एसक्यूएल कमांड के ऑब्जेक्ट को? आपने यहाँ पे लिखना है cmd डॉट और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है कमांड टाइप और यहाँ पे आके मैं कमांड टाइप लिखूंगा और डॉट करके यहाँ पे देखो स्टोर्ड प्रोसीजर नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह से मैंने बता दिया कि जो cmd के अंदर जो क्यूरी है वो क्या है, बेसिकली एक हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे cmd के अंदर ये जो भी स्टोर्ड प्रोसीजर है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले अपना कनेक्शन यहाँ पे ओपन करूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे हाथ के हाथ कनेक्शन को क्लोज भी कर दूंगा और फिर अब यहाँ पे आके देखो, और अब देखो अब मैं यहाँ पे एक एसक्यूएल डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ dr। ठीक है, और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा? देखो जब मैं अपनी cmd को अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा और इसके लिए मैं मेथड यूज करूंगा एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, एग्जीक्यूट रीडर मेथड हम कब यूज करते हैं? जब हम सेलेक्ट की क्यूरी के साथ काम कर रहे होते हैं। तो sp get employees हमारा डेटा गेट करेगा एम्प्लॉय टीबीएल में से और उसका सारा डेटा एसक्यूएल डेटा रीडर के इस dr ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, अब देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जो dr का ऑब्जेक्ट है, एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लूप थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं इसके ऊपर लूप लगाऊंगा। ठीक है, और अब देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो dr के अंदर बहुत सारी रोज हैं तो इसको वन बाय वन मुझे रीड करना है और अपने एम्प्लॉय के मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाना है। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ dr डॉट रीड। ठीक है, ये रीड कब तक चलेगा? जब तक dr के अंदर डेटा मौजूद है तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ emp। ठीक है, मतलब देखो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिस्ट जेनरिक क्लास का यूज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय का ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पास कर देना है। और देखो अब मुझे क्या करना है, देखो हमारा जितना भी डेटा है, मतलब हमारे एम्प्लॉय टीबीएल का जितना भी डेटा है वो dr के पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, dr से लेके अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर वन बाय वन स्टोर करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले कहता हूँ emp.id और यहाँ पे देखो ये जो मेरा dr का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, dr के ऑब्जेक्ट के साथ एक मैं मेथड यूज करूंगा गेट वैल्यू। ठीक है, और इसके अंदर डेटा कैसे गेट करूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पास करूंगा 0। ठीक है, क्योंकि भाई देखो हमारी जो आईडी वाला कॉलम है, ठीक है, वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, 0 पास किया है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, इस एरर को आपने कैसे सेट करना है? ठीक है, देखो हमारे पास जो सबसे पहला कॉलम है हमारे टेबल में आईडी वाला, वो 0 लोकेशन पे है, वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो कन्वर्जन करने के लिए, टाइप कास्टिंग करने के लिए यहाँ पे आप कन्वर्ट और इसके साथ आप यूज कर लोगे इसका एक मेथड है 2 int 32 और इसको मैं बंद कर देता हूं यहाँ पे सबसे एंड में। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने वो जो आईडी वाला कॉलम था उसको गेट किया। ठीक है, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर ये जो हमारे पास एम्प्लॉय मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था आईडी, वो भी इंटीजर थी, तो उसको मैंने इस आईडी प्रॉपर्टी में असाइन कर दिया। ठीक है, अब यही काम मैं यहाँ पे करूंगा सबके लिए। ठीक है, सही। अब मैं कह रहा हूँ आईडी के बाद हमारे पास नेम है, नेम के अंदर मुझे डेटा जो गेट करना है, ठीक है, वो कौन सा कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम होगा, मतलब उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 1, लेकिन वो कॉलम कौन सा होगा, दूसरा नेम वाला। तो देखो अब मुझे यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं इसको क्या कर दूंगा, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके नेम के अंदर पास कर दूंगा, क्योंकि नेम जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब इसी तरह यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ आते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास तीसरा कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है 2 और वो कौन सा हमारे पास कॉलम है, जेंडर वाला। ठीक है, तो जेंडर वाला यहाँ पे आ गया।
अब उसके बाद मैं दोबारा ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे आता हूँ, क्योंकि अब जो हमारे पास चौथा कॉलम है, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, उसका इंडेक्स नंबर होगा 3, और वो जो चौथा कॉलम है वो बेसिकली हमारे पास एज का कॉलम है, और एज आपके पास इंटीजर है, ठीक है, और उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट करके भेज रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमारे पास जो पांचवा कॉलम है जिसका इंडेक्स नंबर है 4, वो है सैलरी वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ emp डॉट सैलरी, ठीक है, और फिर लास्ट हमारे पास आ गया, लास्ट हमारे पास है सिटी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस लाइन को पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे लास्ट जो कॉलम है वो छठा कॉलम है, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 5, और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ emp डॉट सिटी, ठीक है। तो मतलब देखो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरे टेबल के अंदर 8 रोज हैं, ठीक है, तो 8 रोज का डेटा 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट के अंदर इन प्रॉपर्टीज के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और वो सारा डेटा अब मुझे अपनी लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। देखो मैंने ऊपर यहाँ पे लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट का मैंने क्या नाम रखा है, एम्प्लॉइज लिस्ट, ठीक है। तो अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है emp, ठीक है, इसको मैं कैसे ऐड करूंगा, देखो एम्प्लॉय लिस्ट, और यहाँ पे आके इसका एक मेथड है ऐड, और इसके अंदर मैं ये emp वाला ऑब्जेक्ट पास करता जाऊंगा, ठीक है। मतलब देखो हमारे पास ये जो टेबल है एम्प्लॉय टीबीएल, उसके अंदर तकरीबन 8 रोज हैं, ठीक है, 8 रोज हैं, तो इसका मतलब ये लूप कितनी दफा चलेगा, 8 दफा चलेगा, और 8 रोज वो हमारी इस एम्प्लॉय लिस्ट की लिस्ट कलेक्शन के अंदर डाल देगा। और देखो इन दी एंड मैंने इसी को रिटर्न करवाया हुआ यहाँ पे, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब जब भी मैं ये वाला मेथड कॉल करूंगा, कौन सा मेथड, गेट एम्प्लॉइज, तो ये क्या करेगा, वो जो हमारे एम्प्लॉय टीबीएल का सारा डेटा है, ठीक है, वो हमारे इस लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब लिस्ट कलेक्शन के अंदर डाल देगा, और वो रिटर्न कर देगा। और रिटर्न कौन करेगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा कोड देख लो अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब मुझे क्या करना है, अब मैं अपने होम कंट्रोलर में यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, होम कंट्रोलर में ये जो इंडेक्स का फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके मैं अपनी ये जो एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट थी, ठीक है, एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी ये जो एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट है इसकी इंटेलिजेंस मुझे शो नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि जो मेरा होम कंट्रोलर है ये कंट्रोलर्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है, और जो मैं मॉडल क्लास यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो मॉडल्स के फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो आपने अपनी क्लास का नाम लिखा, ठीक है, आप इसके नीचे आओ, यहाँ पे ये आपको बल्ब का आइकन नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो, और देखो यहाँ पे टॉप पे आपने ये वाला नेम स्पेस ऐड करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे, देखो इसने टॉप पे यहाँ पे क्या ऐड कर दिया कि भाई आप इस एप्लीकेशन का मॉडल्स का फोल्डर इस क्लास के अंदर एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डीबी, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर पास कर देते हैं। और अब देखो अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और वो किस टाइप की होगी, एम्प्लॉय टाइप की होगी, ठीक है, और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मैं कहता हूँ ओबीजे, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, देखो ये जो मेरा एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट है इसी के अंदर मैंने मेथड बनाया ना, कौन सा मेथड, ये वाला मेथड जिसके अंदर सारा हमने काम किया, इस मेथड का क्या नाम है, गेट एम्प्लॉइज, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो डीबी है, ठीक है, ये जो हमारी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डीबी, और इसी के साथ अब मैं उस मेथड को कॉल कर लूंगा जिसका क्या नाम है, गेट एम्प्लॉइज, ठीक है। मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गेट एम्प्लॉइज हमें उस टेबल का एम्प्लॉय टीबीएल का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर करके देगा, ओबीजे के अंदर, और यही ओबीजे अब मैं पास कर दूंगा अपने व्यू के अंदर, ठीक है। और अब मुझे अपने इस इंडेक्स का व्यू बनाना है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, ऐड व्यू के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और देखो अब यहाँ पे जो मैं टेम्पलेट यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा लिस्ट। मैं लिस्ट टेम्पलेट क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं लिस्ट टेम्पलेट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लिस्ट टेम्पलेट क्या करता है, टेबुलर फॉर्मेट में आपके टेबल का सारा डेटा आपके इंडेक्स व्यू में डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। और मॉडल क्लास में यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको स्ट्रांगली टाइप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एम्प्लॉय मॉडल क्लास, ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे आके ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड करने से पहले याद रखना ये एम्प्लॉय की मॉडल क्लास है जिसके अंदर हमने 6 प्रॉपर्टीज बनाई थी, ये एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट वाली क्लास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये इसने हमें व्यू बना के दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे देखो टॉप पे इसने हमारे इस व्यू को किसके साथ, कौन सी मॉडल क्लास के साथ बाइंड किया हुआ है, एम्प्लॉय की मॉडल क्लास के साथ बाइंड किया हुआ है जो मॉडल्स के फोल्डर में मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने पूरा टेबल जनरेट करके दिया है, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको, सही है। और यहाँ पे देखो
इसने बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगाई हुई है, ठीक है। बूटस्ट्रैप की क्लास हमारे इस टेबल के ऊपर लगाई हुई है जिसका क्या नाम है, टेबल। और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि चूंकि मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2015 यूज कर रहा हूं, तो इसमें आप जब भी एमबीसी का प्रोजेक्ट बनाते हो तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप 3 आती है। मतलब इसके अंदर जो फाइल्स ऐड होती हैं वो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप 3 की होती हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो बूटस्ट्रैप 4 भी यूज कर सकते हो। और जिस तरह से आपको पता है कि बूटस्ट्रैप 5 का स्टेबल वर्जन भी आ चुका है, तो अगर आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप 5 भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने विजुअल स्टूडियो 2017 यूज कर रहा है या 19 यूज कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास बूटस्ट्रैप का वर्जन आपको लेटेस्ट मिलेगा, बूटस्ट्रैप 3 नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास इस वक्त 3 है, तो मैं 3 की यहाँ पे क्लासेस लगा देता हूँ। जिस तरह टेबल बॉर्डर्ड है, ठीक है, टेबल बॉर्डर तो आपको 4 में भी मिल जाएगी, 5 में भी मिल जाएगी। फिर इसी तरह टेबल होवर है, ठीक है। और फिर इसी तरह एक और बूटस्ट्रैप की क्लास है यहाँ पे टेबल स्ट्राइप, ठीक है। सही, तो बस ये क्लासेस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपना, मैं ये कंट्रोलर इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोलर का, होम कंट्रोलर का कौन सा मेथड चलता है, इंडेक्स मेथड चलता है। और इंडेक्स मेथड क्या करेगा, हमारा सारा डेटा इस मेथड से लेगा और हमारे व्यू में पास कर देगा, और हमारा व्यू यहाँ पे हमें डेटा टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देगा। तो होम कंट्रोलर को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास इंडेक्स का पेज है जिसके अंदर हमने लिस्ट टेम्पलेट का यूज किया हुआ है। और यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल सही तरह से आपको डेटा फेच करवा के दे रहा है। अगर मैं आपको अपना टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, पहला रिकॉर्ड असद का है, लास्ट रिकॉर्ड नाइला का है। और यहाँ पे देखो, आपको बिल्कुल सही तरह ये असद से लेके नाइला तक का डेटा रिट्रीव करवा के दे रहा है। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आईडी वाला कॉलम शो नहीं हो रहा। आईडी वाला कॉलम भी तो था ना हमारे टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 कॉलम्स का रिजल्ट वो गेट कर रहा है क्योंकि वो आईडी नहीं दिखाता। अगर आपको आईडी चाहिए तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, ये इंडेक्स का व्यू है ना, आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे आप एक टीएच, ठीक है, एक टीएच यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। एक टीएच यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, और जो खाली टीएच है ना, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑपरेशंस, ठीक है। और ये ऑपरेशंस आपको कहाँ पे नजर आएगा, देखो ये जो हमारे पास 3 लिंक्स आपको शो हो रहे हैं ना, एडिट, डिटेल्स और डिलीट, इसके ऊपर ये जो टीएच खाली है, यहाँ पे आपको ऑपरेशंस लिखा हुआ नजर आएगा। और अब देखो, अब यहाँ पे ये जो मैंने एक और टीएच यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक है, इसके अंदर इसको मैं यहाँ से कट करूंगा, ठीक है, और इसको मैं ले जाऊंगा टॉप के ऊपर, ठीक है। ये जो टीआर है, अब इसके अंदर मैं कह रहा हूं जो पहला हमारे पास कॉलम होगा ना, वो होगा मॉडल डॉट आईडी, ठीक है, मतलब आईडी वाला कॉलम यहाँ पे होगा, ठीक है। अब कुछ इसी तरह का काम मुझे यहाँ पे करना है अपने फॉर ईच लूप में। देखो, ये जो पहला टीडी आपको शो हो रहा है, ये नेम कॉलम का है, लेकिन मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ आइटम डॉट आईडी, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आके मैं अपना प्रोग्राम रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास आईडी का कॉलम भी अब फेच हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट किया है ASP.NET MVC के अंदर। और इसके अंदर अभी तक हमने सिर्फ पहला काम किया है जिसके अंदर हमने डेटाबेस के टेबल से डेटा फेच करवाया है और अपनी ASP.NET MVC एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करवाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अभी हमने इंसर्ट का काम भी करना है, अपडेट का भी करना है, डिलीट का भी करना है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।